चलते चलते हम एक और बढ़िया सी एप्लीकेशन के ऊपर पहुंच गए हैं लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन की, एंड दैट इज कोलिजन्स। कोलिजन्स एज यू कैन सी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब कोलिजन एक ऐसी चीज है जिसकी इंपॉर्टेंस बताने की जरूरत नहीं होती। कल को अगर मान लो सपोज आप कार्स डिजाइन कर रहे हो, बड़ी फास्ट कार डिजाइन कर रहे हो, देखो फास्ट कार डिजाइन करने में मजा तो बहुत आता है, लेकिन उसके बाद अनफॉर्चुनेटली अगर कभी उसका कोलिजन हो जाता है तो उसके पैसेंजर को अनफॉर्चुनेटली उतना मजा नहीं आता। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि कार्स तो आपको फास्ट डिजाइन करनी है, लेकिन साथ में सेफ कार भी डिजाइन करनी है। सेफ्टी पैरामीटर्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, और उसका मतलब ये है कि अगर वो कोलाइड करेगी ऐसे या वैसे किसी भी एंगल से, तो उसके कितने डैमेजेस होंगे, उसके अंदर के पैसेंजर का कितना डैमेज होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारी की सारी चीजें अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आगे चल के कोलिजन से रिलेटेड होती है। दैट इज वन थिंग। या मान लो सपोज लेट अस से कि मून है, मून के ऊपर अगर आप एक कोई चीज, कोई स्पेसक्राफ्ट लैंड कराना चाहते हो, तो ऑब्वियसली यू कैन सी कि सोच के देखो, वैसे तो अगर किसी भी सरफेस के ऊपर आप कोई भी चीज को उतारना चाहते हो, तो एक तरह से अगर आप देखो तो उनका छोटा मोटा कोलिजन ही होता है। ऑल्दो वी मेक श्योर कि वो कोलिजन बहुत सॉफ्ट हो, लेकिन फिर भी एट द एंड ऑफ द डे कोलिजन ही होता है, तो वहां पे लग जाएगा। बहुत सारे हजारों एप्लीकेशंस होते हैं। कल को अगर मान लो सपोज आपको कैरम खेलना बहुत पसंद है, बिलियर्ड्स खेलना बहुत पसंद है, तो उसमें तो यार सारा खेल ही कोलिजन का होता है। तो कुल मिला के बात यह है कि कोलिजन एक ऐसा एप्लीकेशन है लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का, जिसकी इंपॉर्टेंस बताने की जरूरत नहीं होती, अपने आप में ही क्लियर होती है कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और इसीलिए कोलिजन को हम काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। दो पार्ट में कोलिजन को डिवाइड करके पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम थोड़े सिंपल केसेस देखेंगे, वन डायमेंशनल केस के। सबसे पहले हम इस तरह के केसेस देखेंगे जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो बिल्कुल एक ही लाइन के अलॉन्ग आएंगे। एक ही लाइन के अलॉन्ग आते 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 टक्कर होगी, और टक्कर भी बिल्कुल ऐसे होगी कि टक्कर के बाद भी वो सेम लाइन के अलॉन्ग वापस चले जाए। या अगर उनमें से मान लो ये वाला मास बहुत भारी है तो दोनों सेम लाइन में चले जाएंगे, वो भी होगा। दिस इज समथिंग लाइक दैट कि रेलवे ट्रैक के ऊपर अगर मान लो सेम रेलवे ट्रैक के ऊपर दो गाड़ियां आ रही हैं, टक्कर के बाद फिर वो दोनों सेम ट्रैक के ऊपर वापस चली जाती हैं। इस तरह के जो कोलिजन्स होते हैं, इनको ये लोग बोलते हैं वन डायमेंशनल कोलिजन, या दूसरी लैंग्वेज में इसको ये लोग हेड ऑन कोलिजन्स भी बोलते हैं। तो वन डायमेंशनल बोल लो या हेड ऑन कोलिजन्स बोल लो, इनकी बात हम सबसे पहले करने वाले हैं। ये थोड़े से ज्यादा आसान होते हैं कंपेयर टू द अदर केसेस। अदर केसेस कौन से हुए? अदर केस मतलब कि 2D और 3D कोलिजन्स। 2D मतलब वो हो गए 2D, 3D मतलब वैसे हो गए, या 2D कोलिजन्स वगैरह देखो तो वैसे हो गए जैसे कैरम बोर्ड पे होते हैं, कि कैरम के ऊपर अगर आप देखोगे तो एक कैरम कॉइन ऐसा रखा है, दूसरा कैरम कॉइन इधर से आता है, स्ट्राइकर इसको हिट करता है। हिट करने के बाद अगर देखो इजीली सी के थोड़ा सा नीचे से आ रहा है, तो ऐसे हिट करने के बाद मोस्टली ये थोड़ा इधर जाएगा, ये थोड़ा उधर जाएगा, एंड सो ऑन। यू कैन इजीली सी कि यहाँ पे खाली एक्स एक्सेस लेने से काम नहीं चलेगा, एक्स और वाई दोनों का यूज होगा यहाँ पे। और वहीं अगर मान लो सपोज आप कैरम खेलते खेलते बहुत अंथू में आ गए, आपने इतनी जोर से मारा स्ट्राइकर से कि वो जो कैरम कॉइन है वो उड़ के बाहर निकल जाता है, तो यू कैन इजीली सी कि ये वाला जो कोलिजन होगा ये एक तरीके से 3D टाइप का कोलिजन हो जाएगा। ऑल्दो हम वन डायमेंशनल कोलिजन देखेंगे, वन डायमेंशनल को ये लोग हेड ऑन कोलिजन भी बोलते हैं, और उसके बाद आगे चल के हम टू डायमेंशनल कोलिजन देखने वाले हैं। टू डायमेंशनल कोलिजन को ये लोग ओब्लिक कोलिजन भी बोलते हैं। और 3D कोलिजन में कोई हम अलग से नहीं देखने वाले। 3D कोलिजन 2D के अंतर्गत ही आ जाता है। रफली जो आइडियाज 2D के अंदर लगते हैं, 99.9% वही आइडियाज आपके 3D के अंदर भी लगते हैं। तो 3D और 2D को मिला के ये लोग कुल मिला के इसको ओब्लिक कोलिजन की कैटेगरी में रख देते हैं। तो सबसे पहली चीज, पहला फंडा अपना ये होता है कि हमारे पास जो भी सारे के सारे कंसेप्ट्स हैं, इसमें दो तरह के कोलिजन्स में हम इनको डिवाइड करने वाले हैं, हेड ऑन कोलिजन और ओब्लिक कोलिजन, जिसमें अभी हम सबसे पहले हेड ऑन कोलिजन का काम स्टार्ट करते हैं। सी, हेड ऑन कोलिजन में सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज होती है जिसको ये लोग कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बोलते हैं। अब ये न्यूटन के टाइम की बात है, न्यूटन के टाइम से ये चीज चली आ रही है। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन सुनने में बड़ी भारी सी चीज लग रही है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आप कहोगे सर, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन विक्शन तक तो फिर भी झेल गए थे, अब आप तो पता नहीं ऐसे अजीब अजीब कंसेप्ट्स लेके आ जाते हो, वो भी चैप्टर के शुरू में। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है? देखो, अगर रेस्टिट्यूशन वर्ड आपको बड़ा लग रहा है, खतरनाक लग रहा है, तो उसको काट दो, नहीं चाहिए अपने को। इसकी बजाय आप इसको रिबाउंडिंग लिख दो, ठीक है। आपको रेस्टिट्यूशन वर्ड अच्छा नहीं लग रहा है, काट दो इसको। आप इसको बोलना शुरू कर दो कोएफिशिएंट ऑफ रिबाउंडिंग। होता ये कोएफिशिएंट ऑफ रिबाउंडिंग ही है, लेकिन ठीक है। अब इंग्लिश में अगर आपको हाईफाई इंग्लिश में ज्यादा इंटरेस्ट है तो आप रिबाउंडिंग का हाईफाई मीनिंग देख लो, उसको ये लोग रफली रेस्टिट्यूशन बोल देते हैं, और कुछ नहीं है। देखो, बात ये होती है कि अगर मान लो सपोज कोई सरफेस है, उसके ऊपर आपने एक बॉल गिराई। आपने देखा होगा कि अगर मान लो सपोज आप एक, मान लो घर की जो सरफेस, घर की जो मान लो टाइल्स वाली फ्लोर है, उसके ऊपर अगर मान लो सपोज आप एक
लेदर बॉल गिराते हो, क्रिकेट वाली लेदर बॉल, तो वो थोड़ा कम हाइट तक बाउंस करेगी। अगर एक रबर बॉल गिराते हो तो शायद वो ज़्यादा हाइट तक बाउंस करेगी। फिर आपने और सुना होगा कि कुछ ऐसी क्रेजी बॉल्स टाइप की आती हैं, तो वो गिराते हो तो वो काफ़ी ज़्यादा हाइट तक बाउंस करेगी। बाउंसी बॉल्स बोलते हैं, क्रेजी बॉल्स बोलते हैं, एक्सेट्रा, ये ज़्यादा हाइट तक बाउंस करेगी। तो बात ये होती है कि किसी भी सरफेस के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप एक सर्टेन हाइट से ड्रॉप करते हो तो वो कितनी हाइट तक बाउंस करेगा, रफली स्पीकिंग कितनी हाइट तक रिबाउंड करेगा, ये बहुत हद तक इसके ऊपर डिपेंड करता है कि उस ऑब्जेक्ट का मटेरियल क्या है, और इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि सरफेस का मटेरियल क्या है। सरफेस भी अगर आप देखो कि अगर आप ग्रास ले लेते हो तो ग्रास के ऊपर से रिबाउंडिंग कम होगी, हार्ड टाइल जैसी सरफेस ले लेते हो तो उसके ऊपर से रिबाउंडिंग मोस्टली ज्यादा होगी, एंड सो ऑन। तो बात यह है कि कभी भी अगर कोई दो ऑब्जेक्ट्स आते हैं और टकराते हैं तो टकराने के बाद वो रिबाउंड कितनी जोर से करेंगे, वो काफी हद तक इसके ऊपर डिपेंड करता है कि इन दोनों का मटेरियल क्या है, और इनके मटेरियल के ऊपर जो कांस्टेंट डिपेंड करता है उस कांस्टेंट को ये लोग कोएफिशिएंट ऑफ रिबाउंडिंग बोलते हैं या कांस्टेंट ऑफ रिबाउंडिंग बोलते हैं। और क्योंकि इन्हें हाई फाई लैंग्वेज यूज करके बच्चों को परेशान करना होता है तो वो रिबाउंडिंग वर्ड की बजाय बुक्स के अंदर रेस्टिट्यूशन वर्ड यूज कर देते हैं, ये बात है। लेकिन बात बस इतनी सी है कि जैसे आपने कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन देखा था, उसी का भाई और कुछ नहीं है कि अगर आपके पास दो सरफेसेस हैं, दो सरफेसेस को एक के ऊपर एक दूसरे के रिलेटिव अगर मूव करते हो तो ये एक दूसरे के रिलेटिव मोशन को अपोज करने की कोशिश करती हैं, और ये फोर्स नॉर्मल रिएक्शन के साथ साथ इनके मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता था, और मटेरियल के ऊपर डिपेंड करने वाला जो कांस्टेंट होता था उसको हम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोलते थे। उसी तरीके से अगर मैं दो सरफेसेस को एक दूसरे के अगेंस्ट फेंक रहा हूं तो टक्कर के बाद ये जितनी ज्यादा वेलोसिटी से रिबाउंड करेंगी वो बाकी कुछ पैरामीटर्स के ऊपर भी डिपेंड करेगा, लेकिन वो इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि दोनों के मटेरियल क्या है, और मटेरियल के ऊपर डिपेंड करने वाला जो कांस्टेंट होता है उसको कोएफिशिएंट ऑफ रिबाउंडिंग या कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बोलते हैं। और इसको एक अच्छी बात लेकिन यहाँ पे है कि इसको ये लोग ग्रीक लेटर से डिनोट नहीं करते, इसको एक सिंपल इंग्लिश के लेटर ई से डिनोट करते हैं, ये बात है। नहीं तो और आप सोच रहे होगे कि म्यू वगैरह तो आ ही चुके हैं, अल्फा बीटा भी आ चुके हैं, अब पता नहीं और कौन सा ग्रीक लेटर आएगा। तो लकीली यहाँ पे कोई नया ग्रीक लेटर नहीं आता है, ये होता है आपका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई, ठीक है। बाकी देखो, मैं जो बार बार रिबाउंडिंग रिबाउंडिंग की बात कर रहा हूं, तो रिबाउंडिंग में भी आप देखो, जैसे अगेन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में भी ये था कि आपने देखा था कि फ्रिक्शनल फोर्स सिर्फ म्यू पे डिपेंड नहीं करता, फ्रिक्शन फोर्स एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के अंदर म्यू आ जाता है। वही चीज यहां पे भी है कि अगर मान लो सपोज आप दो ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के अगेंस्ट फेंक रहे हो, दो बॉल्स को एक दूसरे के अगेंस्ट फेंक रहे हो, तो टक्कर के बाद वो कितनी ज्यादा रिलेटिव वेलोसिटी से रिबाउंड करेंगी। मान लो टक्कर के बाद इसकी वेलोसिटी है v1 और इसकी वेलोसिटी है v2, तो जो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी होती है टक्कर के बाद की, जैसे इस फिगर में अगर आप देखोगे तो इसमें हो जाएगी v1 प्लस v2 बिकॉज दे आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। टक्कर के बाद इनकी रिलेटिव वेलोसिटी जितनी ज्यादा होती है, हम ये कहते हैं कि ये एक तरह से एक दूसरे से उतना ज्यादा जोर से रिबाउंड कर रहे हैं। तो टक्कर के बाद आपका v1 प्लस v2 जितना ज्यादा होगा उतना हम कहेंगे कि उतनी ज्यादा जोर की रिबाउंडिंग हुई है। और ऑब्वियसली अगर जोर की रिबाउंडिंग करानी होती है तो आपको उनको सबसे पहली चीज तो ये है कि मटेरियल तो बाद में आएगा, सबसे पहले उनको जोर से फेंकना भी तो होता है। तो देयरफॉर जो इनिशियल वेलोसिटी आप इनको दे के भेजोगे, इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी जो आप इनको दे के भेजोगे u1 प्लस u2 इस तरीके से, तो जो इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी जाके दे के आप इनको भेजोगे वो अगर ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली रिबाउंडिंग भी ज्यादा होगी। तो ऑब्वियसली v रिलेटिव जो है ये इक्वल टू तो नहीं बोलना चाहिए, दिस इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी मोर इफ u रिलेटिव इज मोर। एंड डोंट गेट अफ्रेड बाय द वर्ड रिलेटिव। रिलेटिव का तो मतलब यही है कि अगर मान लो सपोज आप दो चीजों को एक दूसरे के अगेंस्ट फेंक रहे हो, उनमें से अगर एक की वेलोसिटी भी ज्यादा कर देते हो तो भी अल्टीमेटली आपको अच्छी रिबाउंडिंग मिल जाएगी। जैसे अगर मान लो दो में से एक, अगर मान लो कोई वॉल है, दीवार है, वो स्टेशनरी है, लेकिन अगर आप बॉल को जोर से फेंक देते हो तो भी रिलेटिव वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। और वही अगर मान लो दोनों बॉल्स हैं या एक बॉल है और दूसरा बैट है, अब बॉलिंग जो है वो शोएब अख्तर ने करी है, बड़ी स्पीड से आ रही है, लेकिन बैटिंग भी वीरेंद्र सहवाग ने करी है, वो और ज्यादा स्पीड से बैट आ रहा है। तो यू कैन इजीली सी कि रिबाउंडिंग के बाद, टक्कर के बाद बॉल कहां जाने वाली है वो आपको पता ही है। तो बात यह है कि u1 और u2 दोनों मैटर करते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको u रिलेटिव लिखा है। और टक्कर के बाद भी v रिलेटिव जो होता है वो ज्यादा होगी तो हम कहेंगे कि रिबाउंडिंग ज्यादा हो रही है। तो देयरफॉर अगर आप ज्यादा
रिलेटिव वेलोसिटी से उनको एक दूसरे की तरफ फेंकोगे तो ज़्यादा रिलेटिव वेलोसिटी के साथ ये रिबाउंड करने वाले हैं, पॉइंट नंबर 1। और जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, देखो अब तक फिजिक्स में आप एक चीज़ को समझ ही गए होगा कि जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है ये जनरली मटेरियल्स वगैरह के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो मैं पहले बात कर रहा था ई की, अब उसका यहाँ पे रोल आ जाएगा, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम ई बोलते हैं। तो फाइनली आपके पास आ जाता है ये रिलेशन, और जनरली दिस इज अ स्केलर इक्वेशन, तो इसमें ये लोग जनरली मॉड लगा देते हैं बिकॉज एनीवे हम वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं, 2D वूडी की तो अभी बात कर नहीं रहे, इसी इक्वेशन को ही हम आगे चल के 2D या ओब्लिक कोलिजन में भी थोड़ा मॉडिफाई करके यूज करने वाले हैं। लेकिन एसेंशियली अभी अगर हम 1D की बात कर रहे हैं तो ये इक्वेशन आ जाती है इस तरीके से कि रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू ई टाइम्स रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच। ठीक है, ध्यान से देखो, मैं ये वर्ड्स लिख भी देता हूं यहां पे। जो यू रिलेटिव है दिस इज रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच, वी रिलेटिव को ये लोग कहते हैं रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन। तो ये रिलेशन होती है आपकी, और ये जो फंडामेंटल रिलेशन है इस रिलेशन को हम यूज करेंगे। ये एक तरह से आप कहो तो इसी को लोग कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की डेफिनेशन ही बोल देते हैं, और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज डिफाइंड लाइक, इसको इस तरीके से डिफाइन किया जाता है वी रिलेटिव अपॉन यू रिलेटिव, बस दोनों जगह मॉड लगा दो। ध्यान रखना कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज बाय डेफिनेशन अस पॉजिटिव क्वांटिटी, जस्ट लाइक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी आपका स्केलर था और आपका ये पॉजिटिव क्वांटिटी होता था, यहाँ पे भी ई जो है ये दोनों के मॉड्स का रेशियो, तो बाय डेफिनेशन ई ऑलवेज विल बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी, ये बात है। तो ये डेफिनेशन तो हो जाती है आपकी कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की। इस डेफिनेशन को थोड़ी देर में हम आगे चल के थोड़े और एक अलग लेवल पे लेके जाने वाले हैं, लेकिन अगर कोर डेफिनेशन देखोगे तो ये डेफिनेशन होती है, और आगे चल के इसको और अलग अलग लेवल पे ले जाने से अच्छा है कि सबसे पहले हम इस बेसिक डेफिनेशन को थोड़ा सा और अच्छे से समझ लें, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें, थोड़ा सा मास्टर कर लें। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, मैं आपको कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस दिखाता हूँ। जैसे अगर मान लो मेरे पास दो पार्टिकल्स थे ए और बी, अब बी मान लो सपोज भाग रहा था 2 मीटर्स पर सेकेंड से, ए आता है पीछे से इसको हिट कर देता है, मान लो ए आता है 6 मीटर्स पर सेकेंड से और इसको कर देता है हिट। ठीक है, अब टक्कर के बाद क्या होता है, टक्कर के बाद ये जो बी भाई साहब है इनकी वेलोसिटी हो जाती है मान लो 7 मीटर्स पर सेकेंड, और ए की वेलोसिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, बिकॉज यू कैन सी कि जब टक्कर होगी तो ए बी को पुश करेगा, तो बी की वेलोसिटी तो बढ़ जाएगी, लेकिन बी ए को उल्टे डायरेक्शन में पुश करेगा तो ए की वेलोसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। ये अनफॉर्चुनेटली मान लो बचती है खाली, चलो 2 तो बहुत अन्याय हो जाएगा, 5 दे देते हैं एटलीस्ट इसको, 5 मीटर्स पर सेकेंड। ये मान लो टक्कर के बाद का सिनेरियो हो जाता है। अब मान लो मैं बैठ के देख रहा हूँ टक्कर को, आप भी बैठ के देख रहे हो, मैं आपसे पूछता हूँ कि बेटा आप बताओ, अभी अभी आपको ई की डेफिनेशन बताई थी मैंने, अब जरा इसमें बताओ इस कोलिजन के अंदर आपको क्या लगता है कि ई का वैल्यू कितना होगा। तो आप क्या बताओगे मुझे, आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, वी रिलेटिव अपॉन यू रिलेटिव कर देंगे, मॉड्स लगा देंगे, तो यू कैन इजीली सी कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना होगा। ये देखो दोनों, इन दोनों को 5 और 7, इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी देख लो तो 7 माइनस 5 दैट इज 2, ये तो हो जाएगा रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन। और रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच कितना था, 6 और 2 का डिफरेंस, टक्कर के पहले की जो रिलेटिव स्पीड थी वो डिनोमिनेटर में जाएगी, 6 माइनस 2 दैट इज 4, तो 6 माइनस 2 दैट इज 4। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपके पास आ जाएगा हाफ, ये बात है। तो ये तरीका होता है, इस तरीके से हम चीजें निकालते हैं। हालांकि अब देखना कि इसमें गलती से माइनस हाफ मत निकाल देना, कई बार बच्चे कहते हैं सर ऐसा कि आपने क्या कि ये 7 माइनस 5 कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ आगे वाला माइनस पीछे वाला कर रहे हो, तो यहाँ पे भी हम 2 माइनस 6 करेंगे, कोई लॉजिक नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली हम दोनों का मॉड ही तो ले रहे हैं ना, दोनों के मैग्नीट्यूड का रेशियो लेना है। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल कर रहे हैं तो यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे, तो ये सब बिल्कुल नहीं करना है। यू हैव टू मेक श्योर कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमेशा आपका पॉजिटिव आना चाहिए। और देखो कुछ भी एग्जांपल्स बना सकते हैं इस तरह के, बस जस्ट थोड़ी सी प्रैक्टिस करके देख रहे हैं सो दैट यू आर वेरी वेरी क्लियर अबाउट दिस आइडिया ऑफ ई, बिकॉज ये पूरे के पूरे कोलिजन्स में हर जगह काम आने वाला है। वही मान लो अपने दो पार्टिकल्स हैं,
अब की बार सिचुएशन ये थी कि मान लो सपोज ये जा रहा था लेटस से 1 मीटर्स पर सेकेंड से, ये पीछे से आता है जोर से मान लो 7 मीटर्स पर सेकेंड से। अब लेकिन होता क्या है कि जो बी है वो बी मान लो फुटबॉल है, और जो ए है वो मान लो टेबल टेनिस की छोटी सी बॉल है। तो ऑब्वियसली ए अगर आएगा बी को हिट करेगा तो मोस्ट प्रोबेबली यू कैन सी कि अगर फुटबॉल के ऊपर टीटी बॉल मारोगे तो वो वापस आ जाएगी। तो मान लो होता भी यही है कि यहाँ पे जो ए है टक्कर के बाद मान लो ये 2 मीटर्स पर सेकेंड से वापस आ जाता है, और ये बी जो है बी भी कहता है कि ठीक है यार इतनी जोर से धक्का दिया था तूने मेरे को पीछे से, तो ये अपनी वेलोसिटी बढ़ा लेता है, मान लो इसकी हो जाती है वेलोसिटी 2। अब मैं आपको बोलता हूँ कि भाई बरा यहाँ पे भी बता दो कि ई कितना होगा। तो आप देख लो इट्स वेरी इजी। ई निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना है, वी रिलेटिव और यू रिलेटिव निकालना है, दैट्स इट। तो टक्कर के बाद अगर आप देखो तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए आपको 2+2 करना होगा। तो टक्कर के बाद रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी 4, और वही आपको पता है कि दो चीजें अगर सेम डायरेक्शन में जाती हैं और उनकी रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी होती है तो हम सबट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख लो ये 7 से जा रहा है, या 1 से जा रहा था ये वाला, तो 7 - 1 करोगे तो हो जाएगा 6। तो यहाँ पे करोगे तो ई का वैल्यू हो जाएगा 2/3। ये बात है। तो ये फंडा है, ज्यादा कुछ नहीं किया हमने, लेकिन ई की डेफिनेशन को हम सबसे पहले क्लियर कर रहे हैं कि ई हम किस तरीके से लिखेंगे। और ई बड़ी फंडामेंटल चीज है बिकॉज आगे चल के हम ई को ही काफी ज्यादा यूज करने वाले हैं। ठीक है, देखो जैसे हैव अ लुक एट अनदर एग्जांपल। ये जो मैंने एक दो एग्जांपल दिए थे ये तो खाली मैंने आपको थोड़ी प्रैक्टिस करवाई थी कि भाई ई कैसे निकालते हैं, लेकिन एक्चुअल क्वेश्चंस ऑब्वियसली ऐसे नहीं होते हैं। अब एक्चुअली साइंटिस्ट क्या करते हैं कि इन्होंने जितने भी कॉमन मटेरियल्स हैं जो ज्यादातर इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में यूज होते हैं सबके पेयर्स के ई निकाल के टेबल बना बना के रख लिए हैं। जैसे इन्हें पता है कि स्टील वर्सेस स्टील का ई कितना होता है, या रबर वर्सेस कंक्रीट का ई कितना होता है। ऐसे जैसे म्यू होता है ना, म्यू के वैल्यूज आपको क्वेश्चन में गिवन होती हैं। सेम चीज यहाँ पे भी कि ज्यादातर क्वेश्चंस में यहाँ पे ऑलमोस्ट ज्यादातर क्या लगभग सारे क्वेश्चंस में ई की वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन होगी, और ई की वैल्यू निकालने को नहीं बोलेंगे, ई की वैल्यू गिवन होगी और उसका यूज करके ये आपको आगे प्रॉब्लम सॉल्व करने को बोलेंगे। जैसे देखो मैं आपको दिखाता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं आपको दिखाता हूं। सी हैव अ लुक एट दिस सिचुएशन इन फ्रंट ऑफ यू। दो ब्लॉक्स हैं ए और बी, दोनों का मास आपको गिवन है, दोनों को आपको ये भी गिवन है कि दोनों मान लो सपोज एक फ्रिक्शनलेस प्लेन के ऊपर स्लाइड करते जा रहे हैं। अब बी जो था वो 2 से जा रहा था और ए जो है वो पीछे 5 की स्पीड से आता है, तो ऑब्वियसली पीछे वाला अगर ज्यादा स्पीड से आ रहा है तो यार आगे चल के कोलिजन होगा। और क्वेश्चन मेरा ये है कि कोलिजन के बाद इन दोनों की कितनी कितनी स्पीड हो जाएगी, ये हमें निकालना है। क्वेश्चन ध्यान से देखना। इनफैक्ट कोलिजन के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन में यही होता है कि कोलिजन होता है, और क्वेश्चन यही होता है कि कैलकुलेट द स्पीड ऑफ ईच ब्लॉक आफ्टर कोलिजन। हाँ, ई मैंने नहीं दिया है, ई मैं आपको दे देता हूं। लेट अस से कि इस प्रॉब्लम के अंदर ई है आपका हाफ, कोएफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इन दोनों का जो भी मटेरियल है, स्टील वर्सेस रबर है या जो भी मटेरियल है हमें नहीं पता, लेकिन ई इन दोनों के मटेरियल के पेयर के लिए आपको दिया है लेट अस से हाफ। अब हमारा टास्क है हमें ये निकालना है कि भाई टक्कर के बाद इन दोनों की कितनी वेलोसिटी हो जाएगी। नाउ लेट अस सी। सबसे पहली चीज तो देखो कि हमें ये पता है कि जब टक्कर होगी ए और बी के बीच में तो ए बी को पुश करेगा आगे, बी ए को बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ बी ए को रोकने की कोशिश करेगा, मतलब पीछे के डायरेक्शन में पुश करेगा। तो ए और बी के बीच में एक तगड़ा नॉर्मल रिएक्शन होगा जो कि इनके बीच का इंटरनल फोर्स होगा। लेकिन ध्यान से देखो कि अगर ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि फ्लोर फ्रिक्शनलेस है एटसेट्रा एटसेट्रा, तो आप देख लो कि अगर ए और बी को एक कंबाइंड सिस्टम मान लेते हो, साथ में देखते हो अगर ए और बी को, तो इनके बीच का जो नॉर्मल रिएक्शन है बेचारा वो चाहे जितना भी बड़ा हो वो सिर्फ एक इंटरनल फोर्स बन के रह जाता है। और ए और बी के ऊपर अगर फ्रिक्शन विक्शन कुछ नहीं लग रहा तो आपको पता है कि इस सिस्टम के अंदर अगर आप देखोगे तो एक्सटर्नल फोर्स एक्स डायरेक्शन में अगर आप देखोगे तो 0 है, वाई डायरेक्शन में तो है, एमजी भी लग रहा है, नॉर्मल भी लग रहा है, बट वाई से तो हमें मतलब ही नहीं है। एक्स डायरेक्शन में अगर आप देखोगे तो इनके बीच का एक्सटर्नल इस सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स 0 है। और इसको साथ में कंसिडर करने का फायदा यही है कि इनके बीच में टक्कर के दौरान जो बड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा फोर्स लग रहा था नॉर्मल रिएक्शन, वो बड़ा अजीब सा फोर्स था, हमें नहीं पता कितना वो फोर्स था, लेकिन अगर आप इन दोनों को साथ में कंसिडर कर लेते हो तो वो इंटरनल फोर्स हो जाता है, और इंटरनल फोर्स की तरफ तो हम देखते ही नहीं है। तो देयरफॉर एक्सटर्नल फोर्स 0 है, और अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो यार लॉटरी लग गई हमारी, बिकॉज हमें पता है अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो लीनियर मोमेंटम 100% कंजर्व होगा। तो सबसे पहली बात ये होती है कि लीनियर मोमेंटम इस सिस्टम का
कंजर्व्ड होगा। एक बात तो ये है। तो ध्यान से देखो कि हमें निकालना क्या है वो पहले लिख लेते हैं। हमें ये निकालना है कि टक्कर के बाद ये रेड कलर से जो मैं लिख रहा हूँ वेलोसिटीज v1 और v2, ये कितनी कितनी होंगी, हमें ये दोनों वेलोसिटीज निकालनी है टक्कर के बाद, v1 और v2। अब आप देखो इसका मतलब है कि दो वेरिएबल्स हैं। अगर थोड़ा सा टेक्निकली देखोगे तो v1 v2 दो अननोन्स हैं। एक हमें पता है कि इस सिस्टम के अंदर लीनियर मोमेंटम कंजर्व हो रहा है, तो हम लीनियर मोमेंटम की इक्वेशन तो लिखेंगे ही। सी लिख ही देता हूं, चलो मैं इतनी बातें कर ही रहे तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम देखो m1 v1 प्लस m2 v2, ये करोगे तो आपको इनिशियल लीनियर मोमेंटम आ जाएगा। तो m1 v1 m2 v2, ठीक है। सो दैट विल बी समथिंग लाइक 10 प्लस 6 बोले तो 16 ऐसा यूनिट्स तो इसका इनिशियल लीनियर मोमेंटम है। और कंजर्वेशन बोलता है कि भाई इनिशियल और फाइनल तो सेम होने चाहिए, तो फाइनल भी लिख लेता हूं। फाइनल हो जाएगा 2 kg इंटू v1 वेलोसिटी, 3 kg इंटू v2 वेलोसिटी। ये आपके फाइनल लीनियर मोमेंटम्स हो गए हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आपको एक चीज तो बड़े क्लियरली बोलता है दैट pi इक्वल टू pf, दैट इज 16 इज इक्वल टू 2v1 प्लस 3v2। ये आपके पास एक इक्वेशन तो 100% आ जाती है। थोड़ा सा मार्क कर लेते हैं इसको। और पर ध्यान से देखना, दो वेरिएबल्स एक इक्वेशन, बहुत नाइंसाफी है। तो ये तो नहीं चलेगा, एक इक्वेशन हमें और चाहिएगी। लेकिन ध्यान से देखना कि वो हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से नहीं बना सकते। कई बार ऐसा होता है, कहते हैं स्टूडेंट्स अच्छा सर इसमें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमें पता है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी हमें पता है, तो उसको कंजर्व कर देते हैं। ये हम नहीं कर सकते, बिकॉज ये आप याद करके देखो, ये हमने शुरू से ही देखा था, लीनियर मोमेंटम के चैप्टर के शुरू में ही हमने देखा था कि जब मैंने क्लैपिंग वैपिंग का एग्जांपल लिया था कि कोलिजन्स के अंदर जनरली आप ऐसा मान के नहीं चल सकते कि एनर्जी कंजर्व होगी। मैकेनिकल एनर्जी जनरली कुछ ना कुछ हीट जनरेट होती है, तो देयरफॉर एनर्जी कंजर्वेशन तो यहां पे आप ऐसे लगा नहीं सकते। तो दूसरी इक्वेशन वहां से तो आपको मिलेगी नहीं। उसके सिवा अगर आप देखो तो न्यूटन्स लॉ वगैरह है हमारे पास, F इक्वल टू ma वगैरह न्यूटन्स लॉ है। लेकिन न्यूटन्स लॉ लगाने से भी कोई फायदा नहीं होगा, बिकॉज अल्टीमेटली आप दोनों ब्लॉक्स पे अलग अलग तो लगा नहीं सकते न्यूटन्स लॉ, बिकॉज आपको बीच का नॉर्मल रिएक्शन पता नहीं है। आप कहोगे सिस्टम पे लगा देते हैं, तो सिस्टम पे ही न्यूटन्स लॉ लगा के तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन आता था, वो हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। तो अब ध्यान से देखो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगेगा नहीं यहाँ पे। न्यूटन्स लॉ हम ऑलरेडी जितना लगा सकते थे वो हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के फॉर्म में लगा ही चुके हैं। तो जो दूसरी इक्वेशन बनेगी वो घुमाने फिराने से ज्यादा फायदा नहीं है। आपको पता ही है कि दूसरी इक्वेशन बनेगी कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से, बिकॉज हर चीज न्यूटन्स लॉ से नहीं आती है। मटेरियल के ऊपर भी चीजें डिपेंड करती हैं, आंसर्स डिपेंड करते हैं, और मटेरियल के ऊपर जो डिपेंडेंस है वो आपको ई बताता है। तो देयरफॉर अब जो सेकंड इक्वेशन बनेगी, लेट मी चूज अ डिफरेंट कलर फॉर दैट, जो सेकंड इक्वेशन बनेगी वो ई के वजह से बनेगी। और ई होता है आपका v रिलेटिव अपॉन u रिलेटिव, ऊपर भी मॉड और नीचे भी मॉड, ठीक है, ये होता है। अब आप देखो क्वेश्चन में आपको दिया है ई का वैल्यू हाफ, बड़ी अच्छी बात है। v रिलेटिव, अब ये बड़ा ध्यान से देखना, मैं इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला हूं। v रिलेटिव आप देखो, या चलो उसके पहले u रिलेटिव देखते हैं। रिलेटिव स्पीड बिफोर कोलिजन अगर आप देखोगे तो 5 और 2 सेम डायरेक्शन में थे, तो इनका डिफरेंस ले लोगे, तो 5 और 2 का डिफरेंस लोगे तो ये हो जाएगा आपका 3। तो टक्कर के पहले की रिलेटिव स्पीड तो आपकी थी 3 मीटर्स पर सेकेंड। एक बात, अब v रिलेटिव आप देखो, टक्कर के बाद प्रॉब्लम ये है कि आपको v1 और v2 तो वेरिएबल्स हैं, आपको इनकी वैल्यू नहीं पता। तो v1 और v2 में वैल्यूज अगर नहीं पता है, तो अब यहाँ पे एक कई बार मन में डाउट आता है कि सर यहाँ पे हम v2 माइनस v1 लिखें या v1 माइनस v2 लिखें। बिकॉज अगर मान लो ऐसा हमें पता होता कि भाई v2 जो है उसकी वैल्यू 5 है और v1 जो है उसकी वैल्यू लेटर से 3 है, तो हम 5 माइनस 3 कर देते। लेकिन अगर ऐसा होगा कि मान लो ये 5 होगा और ये 3 होगा, तो फिर 3 माइनस 5 होना चाहिए। तो दिक्कत यह है कि अगर हमें वेरिएबल्स के टर्म्स में हमने चीजें लिखी है, तो हम ये वाला एक्सप्रेशन लिखें या ये वाला लिखें, इसमें कई बार कंफ्यूजन होता है। और कई बार बच्चे भी सोचते हैं कि सर कुछ भी लिख दो, फिजिक्स इतनी स्ट्रांग है, मैथ्स इतनी स्ट्रांग है कि अल्टीमेटली सही आंसर आ ही जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ ऐसा होता नहीं है, बिकॉज यहाँ पे मैग्नीट्यूड रखने की जिम्मेदारी हमारी है। तो हमें ये इंश्योर करना होगा कि हम ये रखें या ये रखें, जो भी एक्सप्रेशन रखें वो एक्सप्रेशन
पॉजिटिव होना चाहिए, ये हमें इंश्योर करना है, ये फॉर्मूला इंश्योर करके नहीं देगा हमें। इनमें से एक चीज रख के सही आंसर आएगा और दूसरा चीज रख के 100% गलत आंसर आता है। तो ये ध्यान से देखना कैसे डिसाइड करेंगे। देखो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर मान लो 2 ट्रक जा रहे हैं, पतली सी रोड है, 2 ट्रक जा रहे हैं और पीछे वाला जो ट्रक है वो जो थोड़ा ज्यादा स्पीड से आके उसको हल्का सा हिट करता है, लेकिन अब हिट करने के बाद भी आगे तो आगे वाला ही ट्रक रहेगा ना, ऐसा थोड़ी कि पीछे वाला ट्रक जो है वो आगे वाले ट्रक के अंदर से होता हुआ आगे निकल जाएगा, दैट विल नॉट हैपन ऑब्वियसली। तो देयरफॉर यहां पे भी आप देखो कि अगर 2 kg ब्लॉक पीछे था, 3 kg ब्लॉक आगे था, तो टक्कर के बाद कुछ भी हो जाए, टक्कर के बाद अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो 3 ही आगे रहेगा और 2 ही पीछे रहेगा। इसका मतलब है कि टक्कर के पहले जो था वो था, लेकिन टक्कर के बाद ये श्योरली होगा कि 3 की वेलोसिटी 2 की वेलोसिटी से तो डेफिनेटली ज्यादा ही होगी, उल्टा नहीं हो सकता। तो देयरफॉर ये हम कॉमन सेंस से बोल सकते हैं कि अगर टक्कर के बाद v1 v2 सेम डायरेक्शन में है तो आगे वाले की ही वेलोसिटी ज्यादा होगी, पीछे वाले की वेलोसिटी डेफिनेटली कम होगी। और अगर ऐसा है कि ये ज्यादा है और ये कम है तो ज्यादा में से कम को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो पॉजिटिव क्वांटिटी मिलेगी, एंड देयरफॉर यहां पे v2 minus v1 लिखना विल बी द करेक्ट थिंग, v1 minus v2 विल बी अ नेगेटिव क्वांटिटी। ये अगर यहां पे गलती से रख दोगे तो आंसर 100% गलत आएगा, ये बात है। अब यहां पे भी कई बच्चे कहते हैं सर हम मॉड ऑफ v1 minus v2 रख देंगे, तो भाई मॉड ऑफ v1 minus v2 क्या होगा, मॉड ऑफ v1 minus v2 तो v2 minus v1 ही हो जाएगा ना। तो घूम फिर के ये मॉड वर्ड सुनने में अच्छे लगते हैं लेकिन कैलकुलेशन हमें इनको निकालने के बाद ही करना होता है। तो देयरफॉर एट द एंड ऑफ द डे ये ध्यान रखना कि यहाँ पे न्यूमरेटर में v2 minus v1 रखा जाएगा। और तो बस अब इसके बाद कुछ कंसेप्ट बचा नहीं है, यही मेन कंसेप्ट था कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपको मेक श्योर करना होता है कि दोनों पॉजिटिव हो। तो अब फाइनली देख लो, फाइनली जो ये ग्रीन कलर से जो मैं लिख रहा हूँ इस इक्वेशन को थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, तो 3 इधर आ जाता है और 2 भी इधर ही रखते हैं, तो 3/2 इज इक्वल टू v2 minus v1। ये थी अपनी फर्स्ट इक्वेशन, ये है अपनी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड दोनों इक्वेशन आपके सामने हैं। इन दोनों इक्वेशंस में 2 ही वेरिएबल है, इन दोनों वेरिएबल्स को सॉल्व करके आपको v1 की भी वैल्यू मिल जाएगी और v2 की भी वैल्यू मिल जाएगी। और वैसे तो देखो मैं कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ ही देता हूं, बट पहला प्रॉब्लम है इस टाइप का जिसमें हम लीनियर मोमेंटम ई सब लगा रहे हैं, तो थोड़ा सा चलो सॉल्व कर देता हूं, कोई बुराई नहीं है। सी कुछ भी नहीं है, 1 सेकेंड का काम है। तो 3 इज इक्वल टू 2 दिस, इन दोनों को ऐड कर दो तो यू विल हैव फाइनली इनफैक्ट फर्स्ट इक्वेशन ये वाली थी आपकी, ये। ठीक है, तो इन दोनों को हमने ऐड किया है इनको, तो फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर दोगे तो 19 इज इक्वल टू 5v2, तो v2 हो जाएगा आपका 19/5, सो दैट विल बी लाइक 3.8 मीटर्स पर सेकेंड। और करस्पॉन्डिंगली आपको v1 की भी वैल्यू मिल जाएगी। सो इट्स नाइस एंड इजी एंड सिंपल। तो ये जो मैंने अभी एग्जांपल लिया है ये थोड़ा फुल फ्लेजेड सा एग्जांपल था, ये पूरा कंप्लीट एग्जांपल था कि किस तरीके से आप ई को यूज करके एक्चुअल क्वेश्चंस बनाओगे। ध्यान रखना कि ई की वैल्यू आपको गिवन रहेगी, तो ई को यूज करना आना चाहिए। और लीनियर मोमेंटम के जितने भी ऐसे 1 डायमेंशनल वाले जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो सब ऑलमोस्ट इसी पैटर्न पे चलते हैं कि आपको टक्कर के पहले की वेलोसिटीज दी रहती हैं, टक्कर के बाद की वेलोसिटीज निकालनी रहती हैं। टक्कर के बाद अगर 2 पार्टिकल है तो उनकी 2 वेलोसिटीज होंगी, तो v1 v2 2 ही अननोन्स आते हैं। ज्यादातर ये जो प्रॉब्लम्स बनती हैं ये सब ऐसी होती हैं जिनमें 2 अननोन्स वाले प्रॉब्लम होते हैं। अब 2 अननोन्स अगर हैं तो 2 इक्वेशन बनाने का हमारे पास मसाला होना चाहिए। एक क्या होता है, एक होता है आपका लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन और दूसरा होता है ये आपका ई। तो जनरली ये बहुत फिक्स सा पैटर्न है, ज्यादातर इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर इस तरह से चलोगे, अप्रोच से चलोगे तो ऑलमोस्ट 70-80% क्वेश्चंस तो आपके रफली इसी टाइप के होते हैं जो आराम से इन दोनों आइडियाज को यूज करके सॉल्व हो जाता है। इनफैक्ट वैसे तो मुझे बोलना चाहिए कि 100% क्वेश्चंस इसी तरीके के होते हैं, क्योंकि वो ट्रू है, 100% आपके इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होंगे सारे के सारे। लेकिन आगे चल के हम थोड़े से टाइम बचाने के लिए थोड़े से शॉर्टकट्स और ट्रिक्स एंड टेक्निक्स और देखने वाले, इसीलिए मैंने 100% नहीं बोला था। लेकिन अगर आप फंडामेंटल देखोगे तो फंडामेंटल कंसेप्ट यही है कि एक इक्वेशन ई से निकालो, दूसरी इक्वेशन लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से निकालो, इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके v1 और v2 निकाल लो। ये कोर टेक्निक है जिससे आपके 1 डायमेंशनल कोलिजन के सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। और
जो ट्रिक्स एंड टेक्निक्स देखेंगे आगे चल के वो खाली टाइम सेविंग ट्रिक्स एंड टेक्निक्स होंगी, लेकिन कोर कंसेप्ट आपका एंड तक एग्जैक्टली यही रहने वाला है। एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, देखो हैव अ लुक एट दिस सिचुएशन। सिमिलर ही है सिचुएशन, दो ब्लॉक्स है, मतलब खाली प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको एक और क्वेश्चन दिया है, कंसेप्ट तो ऑब्वियसली सेम ही रहने वाला है। सेम यहां पे भी मेरे पास वही दो ब्लॉक्स हैं, बस अब की बार फर्क ये है कि दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, दोनों की गाड़ियां आती हैं, दोनों की गाड़ी आके टक्कर होगी, एक 2 से आ रही थी, दूसरी 5 से आ रही थी। मासेस आपको दिए हैं दोनों ब्लॉक्स के। टक्कर के बाद फिर हमें निकालना है कि इनकी स्पीड या इनकी वेलोसिटी कितनी कितनी होगी, मैग्नीट्यूड भी निकालना है और डायरेक्शन भी निकालना है। तो क्वेश्चन वही है, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ ईच ब्लॉक आफ्टर कोलिजन। अब देखो क्या करेंगे, देखते हैं। सी करना बेसिकली अपने को सब कुछ वही है घूम फिर के। तो देखो बस इसमें V1 V2 थोड़ा केयरफुली मार्क कर लो। जैसे आप ये देखो कि अब एक चीज ये है कि ये ब्लॉक भी थोड़ा भारी है और ये काफी ज्यादा वेलोसिटी से आ रहा है, ये हल्का है, ये स्पीड भी कम थी इसकी, तो मोस्ट प्रोबेबली होने वाला है कि टक्कर के बाद ये दोनों एक डायरेक्शन में चलने वाले हैं। तो हम ये मार्क कर लेते हैं कि टक्कर के बाद इसकी जो वेलोसिटी होगी इसको V1 बोल देता हूं, इसकी वेलोसिटी को भी सेम डायरेक्शन में V2 बोल देता हूं। ना यू माइट से कि सर आपको तो चलो पता चल गया, लेकिन अगर मान लो दोनों के मासेस कंपेरेबल होते, ऐसा कुछ होता तो हमें कैसे पता चलेगा? द आंसर इज दिस कि कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अगर V1 V2 आप मान लो सपोज कुछ अलग भी मार्क कर लेते, जैसे मैंने तो ऐसे मार्क किया, चलो मैं हटा ही देता हूं उसको, मैं बोलता हूं कि मैं एक की वेलोसिटी V1 बोल देता हूं, दूसरे की V2 बोल देता हूं। मान लो ऐसे आए और टक्कर होके ऐसे चलेगा, ये भी हो सकता है पॉसिबिलिटी। तो मान लो मैं V1 V2 दोनों ऐसे मार्क कर लूं, वो भी सही है, मैं ऐसे मार्क कर लूं, ये भी सही है। मान लो सपोज मैं बिल्कुल ही उल्टा सोचता हूं, मैं बोलता हूं कि हल्का वाला ब्लॉक भारी वाले ब्लॉक का डायरेक्शन चेंज कर देगा, V1 V2 मैं ऐसे मार्क कर लूं, ये भी चलेगा। इनमें से मैं किसी भी तरीके से मार्क कर लूं चलेगा, लेकिन ध्यान रखना कि जो भी मार्किंग आपने करी है उसके अकॉर्डिंग फिर आपको आगे इक्वेशंस लिखनी है। और हाँ, बिल्कुल इंपॉसिबल चीज मत मार्क करना, जैसे अगर आप यही मार्क कर दोगे कि टक्कर के बाद जो 3 kg वाला ब्लॉक है वो तो ऐसे चला जाएगा और 2 kg वाला ब्लॉक ऐसे चला जाएगा, ये तो तरीका ही गलत है। ये तरीके से अगर आप V1 V2 मार्क कर लोगे तो उसके बाद तो आप कुछ भी करते रहो, आंसर गलत ही आएगा, बिकॉज दिस कांट हैपन कि 3 kg वाला ब्लॉक 2 kg के आर पार निकल जाए, ये सब तो ठीक नहीं है। इस क्वेश्चन में अगर आप मार्किंग करके आंसर निकाल भी लेते हो तो कई जगह ये सब गड़बड़ियां तो नहीं चलेंगी। तो बिल्कुल इम्पॉसिबल केस नहीं बनाना है, लेकिन पॉसिबिलिटी जो जो हो सकती है वैसी कोई भी एक पॉसिबिलिटी लेके आप V1 V2 मार्क कर लो। बस ये ध्यान रखना कि जो आपने मार्किंग करी है V1 V2 की, यू हैव टू रिमेन ट्रू टू इट, दैट योर असम्पशन एटलीस्ट, उसके अकॉर्डिंग आपको मार्किंग, आपको इक्वेशंस लिखनी है। तो अब जैसे चलो मान लो मैं V1 और V2 ऐसे ही मार्क कर लेता हूं, ये सबसे सेफ लग रहा है। तो अब देखो, अब इसके बाद सबसे पहले मैं लीनियर मोमेंटम की इक्वेशन लिख देता हूं। लीनियर मोमेंटम बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी, आपको एक डायरेक्शन पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो चलो बढ़िया, हम राइट को ही पॉजिटिव मानते हैं जनरली, इसको पॉजिटिव मान लेता हूं। तो अब आप देखो इनिशियल लीनियर मोमेंटम हो जाएगा आपका, यू विल सी कि 2 kg वाले के लिए देखो तो m1 v1 पॉजिटिव, m2 इंटू v2 नेगेटिव। तो देयरफॉर 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -5। ठीक है, तो ये करोगे तो 4 - 15 बोले तो -11। माइनस आ रहा है, आने दो, हमें कोई टेंशन नहीं है। ये है सिस्टम का इनिशियल लीनियर मोमेंटम। फाइनल देखते हैं। अब फाइनल में ध्यान रखना कि आपने जो डायरेक्शन मार्क की है उसके अकॉर्डिंग आपको साइन पुट करने हैं। अगर 3 kg राइटवर्ड जा रहा है तो इसका मोमेंटम पॉजिटिव लिया जाएगा, तो ये हो जाएगा +3v2। 2 kg अगर आपने उल्टे डायरेक्शन में जाते हुए लिया है तो ये हो जाएगा 2 इंटू v1। तो ये हो जाएगा फाइनल लीनियर मोमेंटम। और मोमेंटम कंजर्वेशन का मतलब है इनिशियल इक्वल टू फाइनल, ये हो जाएगा आपका लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो चलो एक इक्वेशन तो अपनी आ गई मोमेंटम कंजर्वेशन से, और हमें पता है कि दूसरी इक्वेशन आती है हमेशा हमारी ई से। तो अब ई वाली इक्वेशन भी मैं फटाफट लिख लेता हूं। अब ई वाली इक्वेशन में आप देखना, ई की डेफिनेशन होती है आपकी ई इक्वल टू मॉड ऑफ वी रिलेटिव डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ यू रिलेटिव। ठीक है, ये होता है ई। नाउ लेट अस सी, ई आपको दिया है क्वेश्चन में हाफ, और अब जरा वी रिलेटिव और यू रिलेटिव ध्यान से देखना। यू रिलेटिव तो जनरली आसानी होता है बिकॉज यू रिलेटिव तो आपको गिवन ही रहता है। तो
यू रिलेटिव तो आप देख लो 2 और 5 है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो 2 + 5 = 7 हो जाएगा। वी रिलेटिव में ध्यान से देखना कि ये प्लस माइनस के चक्कर में मत पड़ना, हमें तो मैग्नीट्यूड चाहिए। अब अगर ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं v1 v2 से, तो आपने अगर एजम्पशन लिया था कि ऑपोजिट जा रहे हैं, तो उसी एजम्पशन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे इक्वेशन लिखनी है। तो अगर दो चीजें ऑपोजिट जा रही हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड तो सिंपली ऐड करके आ जाती है। तो यहाँ पे तो कुछ सोचना ही नहीं है, यहाँ पे तो सिंपली v1 + v2 लिख देना है। लेकिन ये ध्यान रखना कि अगर आपने एजम्पशन कुछ और तरीके से लिया होता, अगर मान लो सपोज आपने ए और बी के लिए ये माना होता है कि टक्कर के बाद बी ऐसे जा रहा है और ए ऐसे आ रहा है, अगर टक्कर के बाद की आपने वेलोसिटीज ऐसे लिखी होती, तो देयरफॉर v2 - v1 आपको लिखना होता। उस केस में अगर आप मान लो अगर आपने एजम्पशन ऐसे लिया होता, तो आपको फिर यहाँ पे v2 - v1 डालना होता। या मान लो ये भी नहीं लिया होता, अगर आपने मान लो ये कर लिया होता कि टक्कर के बाद a v1 से जाएगा और b v2 से जाएगा, दोनों लेफ्ट जाएंगे, अगर ये मान लिया होता, तो यहाँ पे फिर क्या करना होता, यहाँ पे हमें v रिलेटिव की जगह v1 - v2 रखना होता। बिकॉज सिंपल सी बात है कि अगर दो चीजें सेम डायरेक्शन में जा रही है आफ्टर कोलिजन, तो आगे वाली ज्यादा तेज होगी, पीछे वाली धीमी होगी। लेकिन अगर दोनों ऑपोजिट जा रहे हैं, जैसे मैंने ये लिया है कि दोनों ऑपोजिट जा रहे हैं, तब तो माइनस का चक्कर ही नहीं है, तब तो आप v1 + v2 रखोगे। तो ये छोटा सा पॉइंट है, एंड डोंट गेट कंफ्यूज्ड हियर, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स अलग अलग सॉल्व करने से अच्छा है कि एक बार में इस कंसेप्ट को क्लियर कर लो। बिकॉज जो भी आपके ई से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उसमें 90% तो कोई गलती करता ही नहीं है। 10% थोड़ी बहुत जो गलती होती है वो इसी जगह होती है कि कहीं v1 - v2 रखना होता है और हम गलती से v2 - v1 रख देते हैं। लगता है कि फॉर्मूला सब अपने आप करेक्ट कर लेगा एटवुड्स मशीन की तरह, लेकिन वो यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली होता नहीं है। यहाँ पे आपको पॉजिटिव रखना है, इस चीज की पॉजिटिविटी आपको खुद ही इंश्योर करनी पड़ती है। तो खैर चलो, तो ये सारी की सारी किस्से कहानियां तो चलते रहेंगे। फाइनली अगर आप देखो इस इक्वेशन को जरा लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका फाइनली 7 = 2v1 + 2v2। ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 2। तो अब सारी की सारी चीजें हमारे सामने, यू कैन इजिली सी कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 ये दोनों अपने सामने हैं। अब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आपको v1 भी मिल जाएगा, v2 भी मिल जाएगा, और कैलकुलेशन यहाँ पे भी मैं पूरा आपके लिए नहीं छोड़ूंगा, बिकॉज यहाँ पे भी कुछ थोड़ी सी एक इंपॉर्टेंट बात है जो कैलकुलेशन से सामने निकल के आएगी। तो लेट मी जस्ट गो अहेड एंड डू दीज कैलकुलेशंस। देखो कुछ मत करो, इनको सिंपली ऐड कर दो, तो यू विल सी कि 2v1 और -2v1 कैंसिल हो जाएंगे। तो यू विल हैव ऑन द लेफ्ट हैंड साइड -11 + 7 आपका -4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3v2 + 2v2 दैट इज 5v2। तो v2 हो जाएगा -4/5। Now that is interesting, -4/5 which is like -0.8 meters per second। ये आपके पास v2 हो जाएगा, और v1 अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा 3.5 - v2। सो 3.5 + 0.8, धीरे धीरे कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा आपका 4.3 meters per second। नाउ नोट केयरफुली कि v1 पॉजिटिव आ रहा है और v2 नेगेटिव आ रहा है। तो जो चीज नेगेटिव आ रही है उसका मतलब ये होगा कि हमने जो डायरेक्शन एज्यूम किया था उसका उल्टा है। जैसे अगर यहाँ पे v2 की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि जो डायरेक्शन आपने माना था वो डायरेक्शन में -0.8 वेलोसिटी है, और अगर राइटवर्ड डायरेक्शन में -0.8 है तो उसका मतलब है एक्चुअली स्पीकिंग लेफ्ट डायरेक्शन में 0.8 है। और यही इफ यू रिमेंबर शुरू में मुझे शक भी था कि भारी मास है, तेजी से भी आ रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली सिस्टम पूरा का पूरा इधर ही जाएगा। लेकिन द पावर ऑफ करेक्ट कैलकुलेशंस इज दिस कि ये डायरेक्शन आपको अपने आप सही सही पता चल जाएगा। हाँ ये जरूर है कि जो डायरेक्शन आपने एज्यूम किया था इक्वेशन में आपको उसके अकॉर्डिंग सब कुछ रखना है, लेकिन अगर आपने डायरेक्शन गलत एज्यूम किया था तो भी मैग्नीट्यूड सही आएगा, बस खाली उसका साइन नेगेटिव आ जाएगा। तो फाइनल आंसर ये होगा कि टक्कर के बाद 3 kg ब्लॉक 0.8 की स्पीड से मूव करेगा लेफ्टवर्ड, और जो 2 kg ब्लॉक है वो 4.3 की स्पीड से मूव करेगा, इस तरीके से। ये बात है। तो दिस इज हाउ द ब्लॉक्स आर गोइंग टू मूव। और ब्लॉक्स के मूवमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमने ये समझ लिया है कि लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन के वन डायमेंशनल कोलिजन के जो एटलीस्ट क्वेश्चंस होते हैं इनमें कोर कंसेप्ट क्या है ये हमने देख लिया है। और इसके आगे हम ट्रिक्स एंड टेक्निक्स बहुत सारी देखेंगे, बिकॉज ये खाली इस कोर कंसेप्ट से
कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपकी टॉप रैंक्स नहीं आने वाली है, बिकॉज इनको अगर आप बड़े बड़े क्वेश्चन में ऐसे यूज करोगे तो बहुत टाइम लगेगा कैलकुलेशन में। लेकिन आगे चल के हम जो भी बनाने वाले, इनफैक्ट आई शुड से कि जो ओब्लिक या 2D कोलिजन्स है उसमें भी जो हम मेन मेन कंसेप्ट देखने वाले हैं वो अल्टीमेटली सब यहीं से निकल के आएंगे। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है। हमने क्या डिफाइन किया अभी तक? हमने एक तो ई की डेफिनेशन देखी है, बेसिक डेफिनेशन, उसको अभी हम अपग्रेड करने वाले हैं थोड़ा सा, ई की बेसिक डेफिनेशन देखी है। उसके साथ साथ हमने देखा है कि कैसे इसको लीनियर मोमेंटम की इक्वेशंस के अंदर यूज करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये एक बेसिक कंसेप्ट तो अभी हमने बना लिया है। लेकिन अब इस बेसिक कंसेप्ट के ऊपर और बड़े बड़े कंसेप्ट बिल्ड करने से पहले इस बेसिक कंसेप्ट के नीचे की जो फाउंडेशन है उसको जरा थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करते हैं, फिर उसके ऊपर हम बढ़िया वाला महल बनाने वाले हैं। लेकिन अब जरा मैं आपको डीप में लेके चलता हूं, आपको उड़ाने वाला नहीं, ऊपर में थोड़ा सा डीप में लेके चलूंगा। और ये जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन नाम की चीज है हमारी, इसको थोड़ा सा हम और अच्छे से देखेंगे, इसके अंदर थोड़ा सा हम और डीप में जाएंगे। देखो, हैव अ लुक एट दिस फिगर, यू कैन सी कि सबसे पहले हम कुछ अभी अच्छी बात करने वाले हैं, तो उसके पहले मैं एक बड़ी ढूंढ के आपके लिए एक बढ़िया सी फिगर लेके आया हूं। सी, दिस इज द पिक्चर ऑफ अ गोल्फ बॉल दैट इज बीइंग किक्ड, नॉट किक्ड एग्जैक्टली, बैट से जो भी गोल्फ का जो बैट भी नहीं, सॉरी, क्लब होता है, गोल्फ क्लब से इसको हिट किया जा रहा है। और गोल्फ क्लब से हिट करने के टाइम पे एक बढ़िया सा कैमरा जो होता है जिसमें बहुत फास्ट पिक्चर्स रिकॉर्ड होती है, उसके थ्रू इसकी 8-10 पिक्चर्स ली गई हैं इस तरीके से। सी, सबसे पहले देखो कि ये सब जगह गोल्फ बॉल तो कह रही, पीछे से जो ये जो चीज दिख रही है सब जगह ये गोल्फ क्लब है। गोल्फ क्लब जो इसको हिट कर रहा है ये पीछे से आ रहा है इसको हिट करने के लिए। ये सपोर्ट है जिसके ऊपर हमने गोल्फ बॉल को रखा है। अब आप देखो, ये गोल्फ बॉल की जो हिटिंग है, ये पूरा फिगर 1 से फिगर 10 तक का जो काम है, ये लगभग 0.001 सेकेंड में 1 मिली सेकेंड के अंदर अंदर यहां से यहां तक हो जाता है। और हमारा कैमरा इतना जबरदस्त था कि उसने 1 मिली सेकेंड के अंदर भी 10 पिक्चर्स ले ली और बिल्कुल बढ़िया क्लियर कट पिक्चर्स ले लिए। लगभग आप गोल्फ बॉल की ब्रांड का नाम भी पढ़ सकते हो यहाँ पे। तो 1 मिली सेकेंड के अंदर 10 पिक्चर्स ले लिए, तो हमें एग्जैक्टली दिख जाता है कि भाई कैसे 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 एग्जैक्टली हिटिंग हो रही थी, क्या चल रहा था। देखो, सबसे पहले तो आप देखो t=0 वो टाइम है जहां पे गोल्फ क्लब बॉल के अभी जस्ट कॉन्टैक्ट में आया है। उसके बाद सी, कभी अगर आपने गोल्फ बॉल छू के देखी है तो यू विल बी अवेयर ऑफ दिस कि गोल्फ बॉल बहुत हार्ड होती है। इट्स नॉट लाइक अ रबर बॉल कि आप दबाओगे हाथ से और दब जाएगी, ऐसा नहीं है। अच्छी खासी हार्ड बॉल होती है। लेकिन जो क्लब होता है वो भी काफी हार्ड होता है और काफी जोर से मारा जाता है। नॉर्मली अपना परसेप्शन होता है कि बहुत ज्यादा हार्ड चीज है, उसको ज्यादा दबाएंगे तो पहली बात तो दबेगी नहीं और किसी तरह से दबा देंगे तो टूट जाएगी। आंसर इज दिस कि हमेशा ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हार्ड होती हैं, आप उसे काफी देर अगर इतना दबा के रखोगे तो टूट जाएगी। लेकिन जैसे इस केस में आप देख लो कि बॉल को जब क्लब हिट करता है तो बिल्कुल स्प्लिट सेकंड के लिए बॉल दबती है। इतनी हार्ड बॉल होने के बावजूद भी बॉल इतना ज्यादा डिफॉर्म होती है, लेकिन फिर इसके बाद अपना शेप रीगेन करते 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 वापस स्फेरिकल हो जाती है। और फाइनली जब गोल्फ क्लब के और बॉल के बीच का कॉन्टैक्ट छूटता है, यू कैन सी गैप आ गया है बीच में यहाँ पे लास्ट में, जब ये कॉन्टैक्ट छूटता है तब तक बॉल लगभग अपना स्फेरिकल शेप वापस रिटेन कर चुकी होती है। लेकिन कोई भी चीज कितनी भी हार्ड हो, रियल लाइफ में अगर कभी भी एक शार्प कोलिजन दो चीजों के बीच में होता है तो हार्ड से हार्ड चीज भी थोड़ा बहुत तो एटलीस्ट डिफॉर्म होती है, थोड़ा बहुत दबती है। और किसी भी कोलिजन की 2 स्टेजेस मानी जाती हैं। सबसे पहली स्टेज वो होती है जिसमें बॉल या जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो अपने ओरिजिनल शेप से दबते हैं दबते हैं दबते हैं और दबते चले जाते हैं इस लेवल तक। फिर उसके बाद अगली स्टेज वो मानी जाती है जब वो अपना शेप रीगेन करना शुरू करते हैं। यू कैन सी कि मान लो सपोज ये मैक्सिमम डिफॉर्मेशन था, जो फर्स्ट वाली स्टेज होती है उसको ये लोग डिफॉर्मेशन बोलते हैं, डिफॉर्मेशन स्टेट बोलते हैं, जिसमें चीज अपनी नेचुरल शेप से दबती चली जाती है। दबते 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 एक पॉइंट आता है जहां पे वो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन या मैक्सिमम दबाव में होती है। फिर उसके बाद दबाव रिलीज होना शुरू होता है तो वो अपना शेप रीगेन करती हैं चीजें। और ये वाला जो फेज चल रहा है यहां से फिर यहां से फिर यहां से और फाइनली यहां पे, ये वाला जो लास्ट का फेज चल रहा है इसको आप चाहो तो रीफॉर्मेशन बोल सकते हो। इसको बोला जाता है रीफॉर्मेशन। वापस अपना ये शेप रीगेन कर लेती हैं, ये बात है। तो किसी भी कोलिजन में ध्यान रखना कि ये 2 स्टेजेस होती हैं और इसी को लेके आगे कोलिजन को हम थोड़ा सा डीप में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। सी, आगे देखो, जैसे अगर मान लो सपोज मेरे पास अब यहां तो खैर मैंने यहां पे तो आपको 10 पिक्चर्स दे रखी थी,
10 पिक्चर्स को तो खाली आपको समझाने के लिए दिया था, लेकिन अब आगे का जो हम कंसेप्ट बिल्ड करने वाले हैं उसके लिए 2-3 पिक्चर्स काफी हैं। मान लो 2 बॉल्स है मेरे पास, कुछ भी मास ले लेता हूं, मान लो m1 ले लेता हूं, दूसरे का मास m2 ले लेता हूं, एनीथिंग। 2 बॉल्स हैं और ये दोनों u1 और u2 वेलोसिटी से जा रही थी। ऑब्वियसली u1 वाज ग्रेटर देन u2, तभी इनके बीच की टक्कर होती है। जो फर्स्ट फिगर मैंने आपको दिखाई है ये बिल्कुल t इक्वल टू 0 की है, मतलब टक्कर होने के जस्ट पहले, जस्ट अभी ये दोनों बॉल्स टच करना शुरू करी है। इस टाइम पे दोनों अभी भी स्फेरिकल होंगी और उसके बाद यू कैन सी कि ये t इक्वल टू 0 वाली सिचुएशन है और ये वो सिचुएशन है जहां पे इनका मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हो चुका है। मतलब अगर हम लास्ट वाली फिगर के ऊपर जाते हैं तो ये t इक्वल टू 0 वाली फिगर है, बीच की फिगर्स मैंने आपको दिखाई नहीं है और ये सीधे डायरेक्टली मैक्सिमम डिफॉर्मेशन वाली फिगर दिखा दी है। तो मान लो कि t इक्वल टू 0 पे ये सिचुएशन थी और t इक्वल टू 0 पे इनका मैक्सिमम कंप्रेशन हो जाता है। नाउ नोट केयरफुली, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना कि अगर मान लो सपोज पीछे वाले शुरू में अगर आप देखोगे तो पीछे वाले ऑब्जेक्ट की स्पीड ज्यादा होगी, आगे वाले ऑब्जेक्ट की स्पीड कम होगी कोलिजन के शुरू में। पीछे वाला ज्यादा तेजी से आ रहा होगा तभी कोलिजन होगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों की स्पीड बराबर हो जाएगी चलते चलते, बिकॉज जब दोनों टकराएंगे तो जो ब्लू बॉल है वो रेड की वेलोसिटी को कम करेगी और रेड वाली ब्लू की वेलोसिटी को प्रमोट करेगी। तो चलते 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 ऐसा होता है कि जो चीज कम है अगर उसको प्रमोट किया जा रहा है और जो चीज ज्यादा है उसको रोका जा रहा है, तो चलते 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 बीच में एक स्टेज आती है जब दोनों की वेलोसिटी बराबर होगी। उसके बाद भी ये दोनों एक दूसरे को पुश करते रहेंगे। तो अब इसके आगे ये सिचुएशन होगी कि ब्लू वाले की वेलोसिटी बढ़नी शुरू होगी और रेड वाले की वेलोसिटी और कम होनी शुरू होगी, और जब ये स्टेज आ जाती है तब ये दोनों अलग अलग होना शुरू होती है। बिकॉज यू कैन सी कि अगर मान लो ऐसा होता कि दोनों की स्पीड बराबर हो गई और बस यही रहेगा तो ये दोनों जिस पोजीशन में थी उसी पोजीशन में आगे चलती जाएंगी, लेकिन आगे अगर ब्लू वाले की स्पीड ज्यादा होती है और रेड वाले की थोड़ी कम हो जाती है तब इनके बीच में गैप बढ़ना शुरू होगा और जैसे जैसे इनके बीच में गैप बढ़ेगा वैसे वैसे फिर ये अपने सही शेप के अंदर वापस आती जाएंगी और फाइनली जब ये जस्ट सेपरेट हो रही होंगी उस टाइम तक अगर आप देखोगे तो रेड वाली जो बॉल है वो अपनी अच्छी खासी वेलोसिटी ब्लू वाले को ट्रांसफर कर चुकी होगी और तब ब्लू की वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू द रेड बॉल। वो एरो वेरो भी आप देख लो, ये बड़ा बनाया है मैंने, ये इधर बड़ा बनाया है एंड सो ऑन। तो किसी भी कोलिजन को आप 3 स्टेजेस में तोड़ सकते हो। सबसे पहला स्टेज होता है t इक्वल टू 0 वाला, फाइनल स्टेज होता है जब कोलिजन खत्म हो चुका है और दोनों बॉल्स वापस अलग अलग हो रही हैं, और एक बीच का स्टेज होता है जब इसमें मैक्सिमम डिफॉर्मेशन था। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैक्सिमम डिफॉर्मेशन उस स्टेज के ऊपर होता है जिस स्टेज के ऊपर इन दोनों की वेलोसिटी इक्वल होती है। बिकॉज अगर मान लो अगर इक्वल नहीं है और मान लो अगर आपको लगता है कि v1 अभी भी v2 से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि अभी और डिफॉर्मेशन होगा, तो ये मैक्सिमम डिफॉर्मेशन था ही नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है कि v2 अगर v1 से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि इससे थोड़ा सा पहले इससे ज्यादा डिफॉर्मेशन था, तो ये भी मैक्सिमम डिफॉर्मेशन नहीं है। तो ये आप बोल सकते हो कि जब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होगा उस इंस्टेंट के ऊपर ये दोनों की दोनों v इक्वल होंगी और शुरू में ये रहेगा और बाद में ये रहेगा। ये 3 स्टेजेस में हम इस प्रॉब्लम को तोड़ते हैं। अब आप देखो कि यहां पे जब इनके बीच में कोलिजन हो रहा होगा उस टाइम पे ये दोनों एक दूसरे के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगाएंगे। सो लेट मी मार्क दीज फोर्सेस। कुछ इनके बीच में इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स होगा, लेट अस कॉल दिस फोर्स एज F। एंड यू कैन सी कि अगर फोर्स है F तो F dt का जो इंटीग्रल होगा, सी ये वाली स्टेज से ये वाली स्टेज तक पहुंचने में मान लो अगर 10⁻³ सेकेंड, 1 माइक्रो सेकेंड लगता है, तो इस 1 माइक्रो सेकेंड, मिली सेकेंड भी नहीं, मान लो अगर 1 माइक्रो सेकेंड लगता है ये वाली स्टेज से ये वाली स्टेज तक पहुंचने में, तो इस 1 माइक्रो सेकेंड के ऊपर अगर आप इस बड़े से नॉर्मल रिएक्शन वाले फोर्स को इंटीग्रेट कर दोगे तो आपको मिल जाएगा कि ब्लू वाली बॉल और रेड वाली बॉल के बीच में इंपल्स कितनी एक्सचेंज हुई है। ये जो इंपल्स होती है इस इंपल्स को ये लोग बोलते हैं इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। ध्यान से देखो कि इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन ब्लू वाली बॉल के ऊपर आगे लगती है और रेड वाली बॉल के ऊपर पीछे लगती है। बट ध्यान रखना ये हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि इंपल्स इक्वल एंड ऑपोजिट ही होती है हमेशा। तो देयरफॉर जो स्टेज 1 से स्टेज 2 तक आने में दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के ऊपर इंपल्स लगाते हैं, इसको इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन बोलते हैं। और उसके बाद फाइनली यहां से यहां तक आने के बीच में जो ये एक दूसरे के ऊपर इंपल्स लगाते हैं, इस इंपल्स को ये लोग
इम्पल्स ऑफ रीफॉर्मेशन बोलते हैं। तो इसको ये लोग बोलते हैं, डिनोट करते हैं IR से। और अभी हम थोड़ी देर में ये प्रूव करने वाले हैं कि इम्पल्स ऑफ रीफॉर्मेशन और इम्पल्स ऑफ डीफॉर्मेशन का जो रेशियो होता है, ये रेशियो ही अल्टीमेटली कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E होता है। ये मैं नहीं कह रहा कि ये E की कोई ज्यादा बेटर डेफिनेशन है या ज्यादा डीप डेफिनेशन है, डेफिनेशन तो वही है जो हमने पहले देखी थी, लेकिन ये उसी डेफिनेशन की थोड़ी सी डीपर एनालिसिस है कि अगर आप इम्पल्सेस के तरीके से देखो, डिफॉर्मेशन रिफॉर्मेशन सब अच्छे से इसको डिटेल में जाके देखो, तो इन दोनों इम्पल्सेस का जो रेशियो आता है वो रेशियो ही अल्टीमेटली आपका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है। ये अभी हम थोड़ी देर में प्रूव करने वाले हैं, लेकिन अभी ज्यादा कुछ नहीं, अभी बस इतना सा समझ लेना कि टक्कर शुरू हुई है यहाँ पे, जिस इंस्टेंट के ऊपर मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होता है उस इंस्टेंट पे दोनों की V बराबर होती है, हमें नहीं पता कितनी है बट बराबर होगी। और फाइनली जब ये अलग अलग होने वाले होंगे उसके जस्ट पहले अगर आप देखोगे तो ब्लू की स्पीड ज्यादा और रेड की स्पीड कम हो जाएगी, और इसके इन दोनों के बीच में इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन और इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन आती है, जिनका रेशियो अभी हम प्रूव करने वाले हैं, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू E। अब ये कैसे होगा, प्रूफ क्या होगा, वो जरा देखते हैं। सी अब देखो, सिंपल सिंपल फिगर्स के ऊपर आते हैं। सबसे पहले आप देखो, सबसे पहले जो दो पार्टिकल्स थे, मासेस थे m1 m2, इनिशियल वेलोसिटीज थी u1 और u2। ठीक है, सबसे पहले अपन कहाँ जा रहे हैं, सबसे पहले हम डिफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। डिफॉर्मेशन का मतलब है कि हम ये वाली लेफ्ट वाली स्टेज से राइट वाली स्टेज की तरफ जा रहे हैं। ये अब आप देखो इसमें कितनी इंपल्स होगी, कितनी इंपल्स मान लो सपोज m1 के ऊपर लगेगी, वो देखते हैं। m1 जो इंपल्स रिसीव करेगा वो हमें पता है कि पीछे के डायरेक्शन में रिसीव करेगा, तो अब आप देख लो कि ये इंपल्स हो जाएगी आपकी, इंपल्स हो जाती है एनीवे फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये आपकी इंपल्स हो जाती है। एंड यू कैन इजीली सी कि हमें अगर मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन तो हमें पता ही है कि जो m1 है ये पीछे के डायरेक्शन में इंपल्स रिसीव कर रहा है, ये हमें पता ही है। तो और ये इंपल्स हमें डिफॉर्मेशन की इंपल्स बोलते हैं, इसको तो ID लिख देता हूँ सपोज। तो डिफॉर्मेशन की इंपल्स का जो मैग्नीट्यूड है ये हो जाएगा m1 इंटू V माइनस u1, और हमें पता है कि m1 की स्पीड कम हो रही है तो V छोटा है u1 बड़ा है, तो डिफॉर्मेशन इंपल्स हो जाती है m1 इंटू u1 माइनस V। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। वैसे तो देखो जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप m2 के लिए भी ये सेम एक्सप्रेशन लिखना चाहो तो लिख दो। ऑल्दो हमें पता है कि अगर m2 ने m1 के ऊपर ये वाली इंपल्स लगाई है, ये वाली इंपल्स, तो m1 m2 के ऊपर पलट के सेम इंपल्स लगाएगा, लेकिन मान लो सपोज लिखना है तो लिख देते हैं इसको भी। m2 के लिए आप देख लो, तो m2 के लिए ये सेम इंपल्स हो जाएगी आपके पास m2 इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी का मॉड, ये इंपल्स हो जाएगी आपकी m2 के ऊपर। और हमें पता है कि ये दोनों इंपल्सेस इक्वल होती हैं, तो हम आगे चल के मर्जी होगी तो हम इन्हें इक्वेट भी करने वाले हैं, बट ये तो हो जाएगी आपकी डिफॉर्मेशन की इंपल्स। ठीक है, अब इसी तरह से जरा मैं रिफॉर्मेशन की इंपल्स लिखता हूं। इसके लिए थोड़ा सा इधर स्पेस क्रिएट करते हैं। यू विल सी कि जब ये वापस रिफॉर्म होंगे तो m2 अपनी फाइनल वेलोसिटी पकड़ चुका होगा, m1 भी अपनी फाइनल वेलोसिटी पकड़ चुका होगा, सो दैट आई हैव रिटन बाय ग्रीन कलर। अब देखो फाइनली आप देख लो, तो फाइनली जो रिफॉर्मेशन की इंपल्स होगी वो अगर m1 के थ्रू निकालते हैं तो आप देखो m1 ने अभी भी इंपल्स m1 को मिली है पीछे के डायरेक्शन में, m1 की वेलोसिटी पूरे प्रोसेस में कम होती जा रही है, तो v1 जो है वो v से भी कम है। तो m1 के लिए अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा m1 इंटू v माइनस v1, और अगर m2 के पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा m2 इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो बेसिकली हमने पूरे कोलिजन को बीच में एक मार्किंग लगा के दो पार्ट में अलग अलग तोड़ दिया है, डिफॉर्मेशन अलग और रिफॉर्मेशन अलग, और इन दोनों की इंपल्सेस हमने इस तरीके से निकालनी है। एंड इन केस यू आर वंडरिंग सर ठीक है ये सब तो अच्छी बात है, बट आप कर क्या रहे हो, आप चाहते क्या हो, तो अभी देखो अभी हम क्या चाहते हैं उसके ऊपर थोड़ा सा आगे चलते हैं। सी थोड़ा सा जरा राइट हैंड साइड में आगे लिखते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं। सी हमें पता है जो कि हम प्रूव क्या करना चाहते हैं, हम
ये कुछ प्रूव करना चाहते थे कि डिफॉर्मेशन रिफॉर्मेशन की इंपल्स का रेशियो कुछ निकालना चाहते थे और हम ये बोल रहे थे दैट दिस रेशियो इज समथिंग लाइक ई। तो अगर मान लो ई को आप इस तरीके से लिख लो, रिफॉर्मेशन और डिफॉर्मेशन इंपल्सेस का रेशियो। तो अब आप देखो, अगर मान लो सपोज मैं ये दोनों यूज करता हूं, आईडी मतलब दोनों का अगर मैं m1 वाला यूज करता हूं एक्सप्रेशन, तो ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है, मैं अंडरलाइन कर देता हूं, अगर इन दोनों एक्सप्रेशंस को मैं यूज कर रहा हूं तो मेरे पास आ जाएगा m1 कैंसिल हो जाएगा, v माइनस v1 डिवाइडेड बाय u1 माइनस v। और दूसरा अगर मैं एक्सप्रेशन लिखता हूं, अगर m2 वाले एक्सप्रेशन यूज करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा v2 माइनस v अपॉन v माइनस u2। तो ठीक है, ई को मैं या तो ऐसे भी लिख सकता हूं या ऐसे भी लिख सकता हूं, लेकिन अब ध्यान से देखो कि ई की जो हमारी ओरिजिनल डेफिनेशन थी, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले 5-10 मिनट पहले देखी थी, वी रिलेटिव अपॉन यू रिलेटिव, उसमें ये वी जो था ये वी कहीं नहीं था। इनफैक्ट आप सोच के देखो कि वी तो आपको पूरे कोलिजन में कहीं दिखेगा ही नहीं, बिकॉज कोलिजन के हमें पहले क्या हुआ ये पता होता है, कोलिजन के लास्ट में क्या हुआ ये पता होता है। तो हमें जनरली किसी भी कोलिजन में ये गिवन होता है और ये हमें जनरली निकालना होता है, या हम एक्सपेरिमेंटली निकाल सकते हैं। ये बीच में क्या वेलोसिटी अटेन हुई थी इसकी कोई बहुत ज्यादा फिजिकल सिग्निफिकेंस हमारे एंड रिजल्ट्स में होती नहीं है। तो देयरफॉर ये v को जरा हम एक काम करते हैं, कोशिश करते हैं कि v को एलिमिनेट कर देंगे। तो जरा अब लेफ्ट हैंड साइड से मैं रफ वर्क हटा रहा हूं और अब मैं करने क्या वाला हूं ये क्लियर कर लेते हैं। सी, इन दोनों इक्वेशंस को उठाएंगे, इनमें से मैं v को उड़ाने वाला हूं दोनों इक्वेशंस में से। तो देखो क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस में से मुझे v को हटाना है। तो जरा फर्स्ट वाली इक्वेशन को देखो, फर्स्ट वाली इक्वेशन में यू विल हैव ई यू वन माइनस ई वी इज इक्वल टू वी माइनस वी वन। ठीक है, आई नीड टू गेट रिड ऑफ v। तो अभी जरा v को देखते हैं, ई यू वन प्लस वी वन इज इक्वल टू ई प्लस वन इंटू वी, ये हो जाता है। तो v हमारे पास कुछ तो आ जाएगा यहाँ से, अभी इसको ऐसे ही रखते हैं। सिमिलरली आप नीचे वाली इक्वेशन देख लो, नीचे वाली इक्वेशन को भी अगर आप रीअरेंज करते हो तो यू विल हैव ई वी माइनस ई यू टू इज इक्वल टू वी टू माइनस वी। सो यू विल हैव ई प्लस वन इंटू वी। ये आपके पास एक और एक दो इक्वेशंस आ जाएंगे एंड हमें क्या करना है, हमें इसमें से v को एलिमिनेट करना था। तो यू कैन इजीली सी इन दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर दो तो ये v वाला पूरा का पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा। थोड़ा लंबा सा टेक्निकल सा कैलकुलेशन है, लेकिन ये ध्यान रखना कि कोलिजन्स में, कोलिजन वाली एप्लीकेशन जो अपन देख रहे हैं उसमें कई जगह ऐसे आएंगे, कई तो नहीं लेकिन 2-3 और ऐसी जगह आएंगी जहां पे कैलकुलेशन थोड़े लंबे लंबे होंगे। लेकिन ये कैलकुलेशन आपको लाइफ में खाली एक बार करके समझने हैं, बार बार नहीं करने हैं, क्योंकि इन कैलकुलेशंस को करने के बाद एंड में जो रिजल्ट मिलेगा वो बड़ा बढ़िया सिंपल सा रिजल्ट मिलेगा जिसको आप आगे चल के यूज करने वाले हो। बट फिर भी एज अ गुड स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स ये एक बार एटलीस्ट अपने को ये सारी डेरिवेशंस समझ लेनी चाहिए। तो नाउ इफ यू एड अप दीज इक्वेशंस यू विल हैव समथिंग लाइक दिस। और देख लो कि अब हमारा काम ऑलमोस्ट हो गया है। v1 माइनस वी टू इज इक्वल टू ई इंटू यू टू माइनस यू वन। अब राइट हैंड साइड का पूरा मामला हटा के यहाँ पे, क्योंकि ये फाइनल रिजल्ट आ रहा है तो उसको बड़े अच्छे से हम लिखने वाले हैं। फाइनली देख लो ई हमारे पास आ जाता है v1 माइनस वी टू अपॉन यू टू माइनस यू वन, और दिस इज एग्जैक्टली v रिलेटिव अपॉन u रिलेटिव का मॉड। बिकॉज ध्यान से देखो कि v1 माइनस वी टू अपॉन यू टू माइनस यू वन विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी। तो ये आपका v रिलेटिव का मॉड अपॉन u रिलेटिव का मॉड, जो हमारी ओरिजिनल डेफिनेशन थी, ये ओरिजिनल डेफिनेशन पे ही आप घूम फिर के वापस आ गए हो। तो ध्यान रखना कि डेफिनेशन आप चाहे ई की दोनों तरफ से डेफिनेशन लिख सकते हो। आप बहुत सारी बुक्स में देखोगे तो ई की ये वाली डेफिनेशन लिखी आपको मिल जाएगी, और बहुत सारी मैं लो लेवल के नहीं अच्छे अच्छे लेवल की बुक्स बोल रहा हूँ, उसमें अगर आप देखोगे तो आपको वो इसी तरीके से डिफाइन करते हैं। और कई सारी अच्छी बुक्स ऐसी भी होती हैं जहां पे ई की डेफिनेशन आपको ये दी रहती है, इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन अपॉन इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। हमने बेसिकली बस यही प्रूव किया है कि आप चाहे ऊपर वाली डेफिनेशन लो चाहे नीचे वाली डेफिनेशन लो,
अल्टीमेटली मामला एक ही होता है, अल्टीमेटली सब कुछ करने के बाद अल्टीमेटली रिजल्ट फाइनली आपका सेम ही आता है। हालांकि आई विल स्टिल रिकमेंड कि आप ऊपर वाली डेफिनेशन लेके ही चलो, बिकॉज ज्यादातर प्रॉब्लम्स आपकी चीज सिंपल तरीके से ही सॉल्व होने वाली है ऊपर वाली डेफिनेशन से, लेकिन ये नीचे वाली एनालिसिस आपकी जेई एडवांस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है काफी, बिकॉज एडवांस में वो इसमें जा सकते हैं कि भाई इसी एडवांस वालों को पता है कि कई बार बच्चों को ना इम्पल्स वर्ड से बड़ी एलर्जी होती है, डर लगता है कई बार कि सर इम्पल्स का क्वेश्चन आ गया। आंसर इसकी कोई भी डरने की बात नहीं है, भूत नहीं होता इम्पल्स में, सिंपल सी चीज होती है, बट उनको पता है कि साइकोलॉजिकली ना बच्चों को इम्पल्स वर्ड से कई बार बड़ा डर लगता है, तो वो इम्पल्स से रिलेटेड क्वेश्चन बनाने में कई बार इंटरेस्टेड होते हैं। और देखो जेई एडवांस में वैसे भी वो इस चीज में इंटरेस्ट है कि आप कंसेप्ट में कितना डीप में जाके समझा है आपने। तो अगर आपने कोलिजन में इस लेवल तक गए हो कि आपको पता है कि भाई कोलिजन में पहला ये स्टेज होता है, फिर ये आता है, फिर फाइनली ये आता है, तो ये, और इसके बारे में अगर आपको पता है कि यहाँ एक अलग तरीके से इम्पल्स लगती है, वहां एक अलग तरीके से लगती है, ये डिटेल्स अगर आपको सारे पता है, तो ऑब्वियसली यू विल बी द जेई एडवांस पीपल विल बी हैप्पियर एंड दे विल बी हैप्पी टू टेक यू इनटू आईआईटीज, ये बात है। तो देयरफॉर दोनों डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए। यूज 99.99% आपको यही वाली करनी है, लेकिन ये नीचे वाली एनालिसिस भी आपको पता तो 100% होनी चाहिए। तो देयरफॉर हमने कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को ये दूसरे तरीके से भी, थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से भी हमने डिफाइन करके देख लिया है। बाकी देखो कोलिजन्स को अभी हमने देखा था कि कोलिजन्स को हम 1D 2D में सेग्रीगेट करते हैं, लेकिन कोलिजन्स को आप देखना आगे चल के कि कोलिजन्स को लोग कई और तरीके से भी सेग्रीगेट करते हैं। जैसे कुछ ऐसे कोलिजन्स होते हैं जिसमें ई की वैल्यू 1 होती है। तो रियल लाइफ में ऐसा कोई कोलिजन नहीं होता जिसमें ई की वैल्यू एग्जैक्टली 1 हो जाएगी, लेकिन आइडियल केस अगर आप देखोगे तो ये मानते हैं कुछ इस तरह का होता है जिसमें ई का वैल्यू टेंडिंग टू 1 हो जाता है। और अगर कोई ऐसा कोलिजन है जिसमें ई की वैल्यू 1 होती है तो उसका ये लोग नाम रखा है उन्होंने, इस तरह के कोलिजन को ये लोग परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। हालांकि ध्यान रखना कि रियल लाइफ में आपको कोई भी कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे हम सिस्टम में पॉइंट मास वगैरह आइडियलाइज सिचुएशन मान लेते थे, फ्रिक्शनलेस सर्फेसेस मान लेते थे, वैसे यहाँ पे भी कुछ कोलिजन्स ऐसे होंगे जिसमें इक्वल टू 1 होगा, दे आर नोन एज परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन्स। नाम है खाली, बस ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। इसी का उल्टा भी होता है, अगर किसी कोलिजन के अंदर ई का वैल्यू 0 होता है तो इस तरह के कोलिजन को ये लोग परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में अगर सी ई इक्वल टू 0 होने का मतलब क्या है, सी ई होता था वी रिलेटिव अपॉन यू रिलेटिव ना, अगर ये 0 हो जाता है तो इसका मतलब है दैट वी रिलेटिव इज 0। वी रिलेटिव 0 होने का मतलब है कि अगर हम 1 डायमेंशनल कोलिजन की बात करें तो टक्कर के बाद ये दोनों साथ में चलेंगे। तो दिस इज समथिंग लाइक दैट कि अगर मान लो सपोज कार जा रही थी और चलती हुई कार के ऊपर एक बंदा दौड़ता हुआ था और उसके ऊपर जंप कर जाता है, पकड़ लेता है कार को और गिरता नहीं है, मान लो कार के ऊपर जंप करके बैठ जाता है, तो यू कैन सी कि कार का और बंदे का कोलिजन हुआ, और कोलिजन के बाद अगर दोनों साथ में जा रहे हैं तो उनकी वी रिलेटिव 0 हो गई। दिस विल बी एन एग्जांपल ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। या मान लो सपोज ट्रक जा रही थी और ट्रक मान लो सपोज ट्रक ने मान लो आपको क्रिकेट के गेम को डिस्टर्ब कर दिया, आप रोड पे क्रिकेट खेल रहे थे और ट्रक वाला ना आपके विकेट्स को गिराता हुआ निकल गया। फिर अपन क्या करते हैं, हम भी क्या करते हैं कि हम ठीक है पीछे से मान लो सपोज थोड़ी सी गीली मिट्टी उठाते हैं और ट्रक के ऊपर फेंक देते हैं। डोंट डू दैट, दिस इज वेरी चीप, ये करना नहीं है इस तरह का काम। लेकिन मान लो कोई बंदा इस तरह का करता है कि ठीक है गीली मिट्टी उठाई ट्रक के ऊपर फेंक दी, अब वो मिट्टी क्या होती है ट्रक के पीछे जाके चिपक जाती है। तो अगेन यू कैन सी कि मिट्टी और ट्रक का कोलिजन हुआ है, और कोलिजन के बाद अगर ये दोनों साथ में जा रहे हैं तो इस कोलिजन को हम परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन बोलेंगे। तो ये फिजिकल सिग्निफिकेंस होती है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन की। और इन दोनों के बीच का जो चीज होता है उसको ये लोग इनइलास्टिक कोलिजन्स बोलते हैं। जैसे ज्यादातर चीजें जो चिपकती नहीं है जाके, उनके कोलिजन्स आपके इनइलास्टिक ही होते हैं। और 0 और 1 के बीच में अगर ई का वैल्यू है तो उसको ये लोग बोलते हैं इनइलास्टिक कोलिजन। 3 तो वैसे नॉर्मली तो ये 3 कोलिजन्स ही होते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में ये सिचुएशन भी बनानी पॉसिबल होती है जहां पे ई ग्रेटर देन 1 होता है। इसको हम आगे चल के देखेंगे, इसको ये लोग जनरली सुपर इलास्टिक कोलिजन बोल देते हैं। और ये कुछ इस तरह की सिचुएशन होती है जहां पे टक्कर होती है और टक्कर के दौरान जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके अंदर टक्कर के दौरान कुछ एनर्जी जनरेट हो जाए। दिस इज समथिंग लाइक दिस। मैं आपको एग्जांपल देता हूं इसका कि मान लो सपोज एक ऐसी सिचुएशन है कि मेरे पास एक ब्लॉक है और मैं इसके ऊपर एक दूसरा ब्लॉक कोलाइड करवाता हूं, लेकिन ये दूसरे ब्लॉक के सामने मैंने छोटे छोटे वो लगा रखे, छोटे छोटे बॉम्ब्स टाइप के होते हैं ना जो दिवाली पे एक
गन आती है, गन के अंदर आप एक रील टाइप की डालते हो एंड यू हिट इट और एक्सप्लोड होती है। तो मान लो यहाँ पे मैंने छोटे छोटे बॉम्ब टाइप के लगा दिए, तो होगा क्या कि जब ये टकराएंगे तो टकराते टाइम ही बिल्कुल ये बॉम्ब छोटे छोटे एक्सप्लोजन देंगे, और उस एक्सप्लोजन की एनर्जी से अगर आप देखो तो ये और दूर भागेंगे तेजी से। तो इस तरह का अगर कोई वियर्ड सा कोलिजन होता है जिसमें कोलिजन के टाइम पे ही किसी तरीके से कुछ एनर्जी रिलीज हो जाती है, तो इस तरह की सिचुएशंस में पॉसिबल होता है ई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 करना। अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें इस तरह की एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है तो वहां नहीं होगा। लेकिन अगर इस तरह का कोई सिनेरियो बनता है तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज करना अगर पॉसिबल है तो यहाँ पे कभी कभी ई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है। इस तरह के कोलिजन्स को हम सुपर इलास्टिक कोलिजन बोलेंगे। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चंस में हम इस तरह की पॉसिबिलिटीज को नेग्लेक्ट करके चलेंगे। अगर नॉर्मल सिंपल केसेस होते हैं तो उसमें हम जनरली ये मान के चलेंगे कि जो ई है उसकी वैल्यू 1 और 0 के बीच में लाई करती है। अगर 0 हो गई परफेक्टली तो परफेक्टली इनइलास्टिक, 1 हो गई तो परफेक्टली इलास्टिक, अदरवाइज हम इसको सिंपली इनइलास्टिक कोलिजन बोलेंगे। नॉर्मली हम ये मान के चलेंगे कि ये 3 टाइप के कोलिजन्स होते हैं।